नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो राज्य में बदलाव की नई कहानी लिखी मिली। जनता ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार को सिरे से नकार कर बीजेपी को बहुमत से जिता दिया। बीजेपी ने 90 में से 54 सीटों पर परचम लहराया और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई जिम्मेदारियों की परीक्षा शुरू हुई, जिस पर आज 2 साल बाद आंकलन करें तो क्या मिलेगा, इस स्पेशल बुलेटिन में करेंगे बात। साल 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो उस वक्त गरीब, कमजोर और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। छत्तीसगढ़ अपनी नई पहचान बना रहा है, प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है और साइज सरकार के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिख रहा है। कैसा हुआ ये बदलाव और जनता को साइज सरकार से कितनी उम्मीद है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 दिसंबर 2023 ये केवल एक तारीख नहीं, छत्तीसगढ़ में सुशासन के सूर्योदय का ऐतिहासिक दिन था। ये शब्द है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के, जिन्होंने आज खास अवसर पर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए जनता का आभार जताया। आज का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद खास है। साल 2023 में 2 चरणों में मतदान के बाद आज ही के दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट जारी किया गया था। 90 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर हुई, जिसमें से बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी ने 54 सीटों पर परचम लहराया। वहीं कांग्रेस मात्र 35 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव में जनता पर मोदी की गारंटी का मानो जादू चल गया था। कांग्रेस के अंतर्कलह से जनता परेशान थी और इसी बीच बीजेपी का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी 2023 जनता के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर आई। मोदी लहर और वादों को पूरा करने की गारंटी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। जनता ने फिर एक बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता की चाबी दी और बीजेपी हाईकमान ने विष्णुदेव साय के हाथों में छत्तीसगढ़ राज्य को सौंपा। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस शपथ के साथ एक वचन भी, छत्तीसगढ़ में विकास की नई पटकथा लिखने का। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस जीत के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई जिम्मेदारियों की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें साइज सरकार खरी उतर रही है। जनता ने बताया कैसे राज्य में विश्वास, विकास और परिवर्तन को एक नई गति दी जा रही है। अलग अलग योजनाएं हर वर्ग के लिए वरदान बनती दिख रही हैं। जो हमें स्कॉलरशिप मिलता है, हम गरीब परिवार के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मुख्यमंत्री 1000 देथे, तेखर हमन खर्चा पानी करथन, साग सब्जी लेथन। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव सरकार जी ने, जिन्होंने कृषकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। अन्नदाता से लेकर महिला सशक्तिकरण, लाल आतंक के खात्मे से लेकर विकास के नए आयाम तक, युवाओं को रोजगार से लेकर निवेश की भरमार तक हर कदम पर साइज सरकार दमदार है। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी का सरकार आई है और विष्णुदेव साय जी का सरकार आई है तो साय साय काम हो रहा है। सामान्य विष्णुदेव साय जी की सरकार 2 साल अपना पूरा कर ली है और इस कार्यकाल में हम देखें तो जैसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ में पूरे तेजी से विकास हो रहा है। महतारी योजना का 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है।
जिस छत्तीसगढ़ को गरीबी और लाल आतंक के नाम से ही जाना जाता था, वो आज पीएम मोदी के नेतृत्व और साय सरकार की कार्यकुशलता के चलते देश में नई पहचान बना रहा है। सीएम साय का मानना है कि सफर चलता रहेगा, यात्रा अभी जारी है। लक्ष्य है स्वर्णिम और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साय सरकार के कार्यकाल में कितना बदला छत्तीसगढ़, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शताब्दी पांडे जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नक्सल विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल शताब्दी पांडे जी आप ही से रहेगा, क्योंकि टैगलाइन यही थी कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल की बात करते हैं, 2 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो कितना संवरा है छत्तीसगढ़? निश्चित रूप से। और सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बधाई दे दूं सभी को कि कितना संवरा है छत्तीसगढ़। इस प्रश्न के जवाब में आप स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार से विकास की बयार बह रही है। निवेश का मामला हो या फिर मैं कहूंगी कि विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर दृष्टि से जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस कार्य को करने के लिए यह सरकार को जनादेश मिला था, उसमें पूरी तरीके से खरे उतरते हुए विष्णुदेव सरकार ने सुशासन की सरकार के माध्यम से, पारदर्शिता के माध्यम से और विभिन्न ऐसे माध्यम लाकर खड़े कर दिए जिससे कि बहुत आसानी से कोई भी युवा अपने रोजगार स्थापित कर सके। एमएसएमई के माध्यम में आज भी कैबिनेट में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय हुए हैं, जिसमें एमएसएमई को लेकर बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, जिसमें बिजली बिल को लेकर बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य घर योजना को लेकर भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में हर व्यक्ति को निःशुल्क बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं हम देखें सड़कों का मामला हो तो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। वहीं हम देखें तो शांति बहाल करने में, नक्सलवाद को दूर करने में जो विष्णुदेव सरकार ने काम किया है वो तो ऐतिहासिक काम है। सबसे पहले हमको अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होता है। सबसे पहले हमको आधारभूत जो सेवाएं हैं उनका पूरा करना होता है। इन सबकी ओर ध्यान देते हुए और किस प्रकार से उन्नत हो सके छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ इसका स्थान किस प्रकार से उन्नत और उच्च स्थान पर आए, इसको ध्यान में रखते हुए हर प्रकार से प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया जा रहा है। और वर्तमान समय में और अच्छे से भविष्य में कितना अच्छा किया जा सकता है इसकी ओर पहल जारी है। जितने रोजगार देने की बातें की गई थी उस पर भी काम हुआ है और आगे होगा, क्योंकि यह क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ऐसे कोई बात की गई हो और एक साथ एक दिन में हो जाए। वो क्रमशः प्रक्रिया से होता है। बिल्कुल, विकास जो है वो धीरे धीरे देखने को मिलता है। मैं लौटूंगी आपके पास अनिल द्विवेदी जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो चुके हैं और कई सारी चुनौतियां थी जब छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल को अगर हम देखें, उनमें से कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको दूर कर दिया गया है और कितना विकास इन 2 सालों में देखने को मिला है? देखिए, 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हमने ही बनाया है हम ही संवारेंगे। तो सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट नजर आ गया था। फिर मोदी सरकार की गारंटी भी थी, डबल इंजन का पावर था, तो डेवलपमेंट तो छत्तीसगढ़ का होना ही था। अभी तक मिला दें तो कम से कम 14 से 15 ऐसे राष्ट्रीय अवार्ड हैं जो विष्णुदेव साय सरकार के हिस्से आए हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों को उस डेवलपमेंट के मामले में पीछे किया है और ये अवार्ड छत्तीसगढ़ सरकार ने जीते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश में दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं डेवलपमेंट के मामले में। ऐसी एक रैंकिंग भी आ चुकी है। तो ये सारे परिदृश्य दिखलाते हैं कि सरकार सही दिशा में जा रही है। उनका अपना एक मॉडल है। जहां तक आपने उनके विकास कार्यों की बात कही, 75 लाख महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में डालना, ये एक महतारी बंधन योजना है। इसका बहुत बड़ा लाभ आम महिलाओं को मिल रहा है, नारी शक्ति को मिल रहा है और उसके रिजल्ट भी सरकार को मिले। लोकसभा चुनाव में पार्टी जीती, फिर नगर निगम चुनाव में जीती, फिर पंचायत चुनाव में जीती। तो इससे पता चल रहा है कि इस राज्य की जो आधी आबादी है यानी महिला नारी शक्ति, वो सरकार से खुश है और आगे बढ़ रही है। फिर आप देखिए कि चाहे वो औद्योगिकरण का मामला हो, चाहे वो हायर एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो किसानों की धान खरीदी का मामला हो, आप देखिए कि सरकार ने पूरी धान खरीदी की है कि
30 क्विंटल धान उन्होंने खरीदा और पूरे राज्य में यदि देखें तो लगभग करोड़ों अरबों का धान खरीदा गया और ये जो इसका पैसा गया वो किसानों के खाते में आया। तो किसानों को मजबूत करने की बात हुई। रमन सरकार में जो किसानों का जो धान खरीदी की जो अतिरिक्त राशि थी उसको भी भूपेश बघेल पिछली सरकार नहीं दे पाई थी। तो इस बार विष्णुदेव साय ने सबसे पहले वही काम किया कि किसानों की जो बची हुई राशि थी जो लगभग 1800 करोड़ के आसपास थी उसे भी सरकार ने बांटा। तो किसानों की एक आर्थिक उन्नति हुई है, उनके चेहरों पर खुशी आई है और इस बार भी जो धान की रिकॉर्ड खरीदी होने जा रही है, जैसा कि सरकार ने लक्ष्य रखा है, किसानों की धान खरीदी होगी तो भी किसान जो है आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। इसी तरह रोजगार देखें, रोजगार की बात करें तो जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिस तरह रोजगार स्थापित किए गए हैं, अभी तक सरकार ने हजारों रोजगार सरकारी वैकेंसी निकाली और उनको युवाओं को रोजगार दिया है। आप हायर एजुकेशन में देखिए, कभी छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ रहा करता हायर एजुकेशन के मामले में, लेकिन आज यहाँ पे IIM है, IIT है, IIIT है, फिर तो इस तरह के जो हायर एजुकेशन अलग अलग क्षेत्र में विकास देखने को मिला है। मैं लौटूंगी सर आपके पास भी। राजेंद्र तिवारी जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या रही 25 सालों में वो नक्सलवाद की रही, लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने शपथ ली और उसके बाद से एक एजेंडा रहा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कि नक्सलवाद मुक्त हमें छत्तीसगढ़ बनाना है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया कि मार्च 2026 ये एक अंतिम तारीख है, तब तक नक्सलवाद को खत्म कर देना चाहिए। उस दिशा में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं बीते दिनों और लगातार उठाए जा रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या जिस तरह से ये कदम है वो लक्ष्य हासिल करना कितना आसान नजर आ रहा है? लक्ष्य हासिल करना तो बहुत कठिन था। जिस प्रकार सरकार ने घोषणा की थी कि मार्च 2026 में वामपंथी उग्रवाद की समस्या से बस्तर सहित छत्तीसगढ़ को मुक्त करा दिया जाएगा, विशेष रूप से बस्तर को मुक्त करा दिया जाएगा, सहज रूप से किसी को यकीन नहीं होता था। और उसकी वजह थी कि पिछले 25 वर्ष क्या कहें, मध्य प्रदेश के जमाने से देखें तो लगभग 6 दशक हो गए, 40 वर्ष। 40 वर्षों पुरानी इस समस्या से इतनी जल्दी निजात मिल जाएगी, स्वाभाविक है किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा मान के चला जा रहा था कि ये सरकारी जुमला है। लेकिन जिस प्रकार फिर ऑपरेशन चले, आंध्र प्रदेश की सरकार, तेलंगाना की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, इनके सहयोग से उड़ीसा की सरकार, जो सीमाओं पर चारों तरफ नाकेबंदी की गई और अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सली सिमट गए और फिर ऑपरेशन चला और लगातार जिस प्रकार सरेंडर हुए, तो ऐसा लगता था कि कहीं नक्सलवादियों की ये सोची समझी रणनीति तो नहीं है जिस प्रकार समर्पण कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा कि नहीं, ये सरकार की पहल है, हमारे जवानों का दबाव है जंगल पर, जिसकी वजह से नक्सली अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। आप समझिए कि हिड़मा जैसा नक्सली नेता जो पूर्ववर्ती गांव का था, सुकमा जिले का, लोग कभी भी यह सपने में यकीन नहीं होता था कि हिड़मा मारा जाएगा। और फिर ऐसा भी समय आया कि हिड़मा मार दिया गया। वो आतंक का पर्याय बन चुका था बस्तर में। और समझिए कि बस्तर में खनिज संपदा, प्रचुर खनिज संपदा है, न केवल लौह अयस्क, अन्य खनिज संपदा भी। और अगर नक्सली समस्या का निदान, वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो विकास ही नहीं हो पाता। बस्तर का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, यूं कहें देश का विकास इस पर निर्भर था। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या थी जो चली आ रही थी। और इस समस्या पर अब आप समझ लीजिए कि 90% निजात पाया जा चुका है और 10% पर अंकुश लगाना बहुत सामान्य है। अब लोगों को विश्वास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद से बिल्कुल, और लोगों को इस पर विश्वास हो रहा है। तभी अब बात होती है बस्तर 2.0 को लेकर के कि वो किस तरह का होगा, बस्तर का भविष्य किस तरह का होगा। शताब्दी पांडे जी, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मोदी की 20 गारंटियां थी। अब सरकार जब उन गारंटियों पर काम कर रही है तो अभी तक ऐसी कितनी गारंटियां हैं जिनको पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? आगे जो गारंटियां हैं उनको लेकर के क्या रोड मैप है?
देखिए, मोदी गारंटी में सबसे बड़ी बात था प्रधानमंत्री आवास। तो हम आपको बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहला अपने मुख्यमंत्री आवास में कदम रखा। उसके पहले 18 लाख गरीब परिवारों के आवास पर सिग्नेचर करने के बाद, आवंटन का अनुमति पूर्ण होने के बाद ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री निवास में कदम रखा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मुख्य प्रधानमंत्री आवास की गारंटी हो, या फिर शिक्षा को लेकर हो, या फिर अपने किसानों को लेकर है, डिजिटल अटल सुविधा के लिए हो, जितने भी प्रकार से किसानों को लेकर, तो मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा इस बार किसानों को लाभ मिल रहा है। बम्पर उनसे जो है वो धान खरीदी हो रही है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से मोदी गारंटी के अंतर्गत जो भी बातें कही गई थी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की बात हो, या फिर उनको आसानी से टोकन दिया जाए, आसानी से वो अपना धान विक्रय कर सके, इन सब के लिए उनको जो है इसमें सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा मोदी गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है, और इसमें हमको सफलता की कहानियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी महतारी, ऐसी महिलाएं जिनके हाथ में कभी 100 रुपए नहीं होते थे, आज वो 1000 रुपए महीने प्राप्त कर छोटी छोटी राशि एकत्र कर अपने छोटे छोटे व्यवसाय आरंभ कर रही हैं। मैं कुछ ऐसी विकलांग महिलाओं से भी मिली हूँ, जिन्होंने, ऐसी दिव्यांग महिलाएं जिन्होंने इस पर अपना बहुत अच्छा छोटा सा काम चालू किया है। वहीं हम देखें कि युवाओं के रोजगार को लेकर भी जो बात कही गई थी, उसके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। निवेश बहुत हुआ है हमारे राज्य के लिए, और जैसे अभी नक्सल पर बात हो रही थी, तो नक्सल जैसी समस्या पर कंट्रोल किया गया और उसका खात्मा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से, और न केवल नक्सलियों का खात्मा किया गया है, बल्कि मैं कहूंगी नियत नेल्ला नार जैसी योजना लागू करके कैंप के माध्यम से 327 जो हमारे जो कैंप स्थापित हुए हैं, इनके माध्यम से हजारों गांवों में विकास की बयार बह रही है। वहां सड़कें आ गई हैं, वहां पहली बार आदिवासियों ने बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया है, वहां पे विद्यालय आरंभ हो गए हैं, वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के अंतर्गत 130 ऐसे हमारे PSC CHC हैं जिनको की पुरस्कृत किया गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बातें हमारे मोदी गारंटी में कही गई थी, उनको पूरा किया जा रहा है, और न केवल उनको पूरा किया जा रहा है, बल्कि भविष्य में और क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के सरकार का जो 5 साल का रोड मैप है वो छत्तीसगढ़ को और बेहतर बनाने का है। अनिल द्विवेदी जी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां इस बात को लेकर के भी थी कि हमने देखा कि किस तरह से जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ी हो रही थी, रोजगार के जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं हीला हवाली देखने को मिल रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण जो है निवेश को लेकर के, क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री विदेशी धरती पर भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने निवेश को लेकर के बातचीत करी, चर्चाएं की उद्योगपतियों से। निवेश की संभावनाएं इन 5 सालों में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बस्तर ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इंडस्ट्री आने वाली थी जो पूरे भारत में चलता है, टाटा स्टील, वो बस्तर में आने वाला था, लेकिन सरकारी नीतियों के चलते कह सकते हैं, या राजनीतिक दलों की हठधर्मिता के चलते टाटा स्टील जैसा उद्योग छत्तीसगढ़ में आ नहीं सका। और अगर आता तो कितने हजारों युवाओं को रोजगार मिलता, ये राजनीतिक दल अपने गिरहबान में झांक करके देखे। खैर, अभी जो सरकार की प्राथमिकता है, जो आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक तय डेट लाइन के बाद बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो एक जो वैक्यूम आएगा, उस वैक्यूम को भरने की जरूरत है, रोजगार के मार्फत भरने की जरूरत होगी, उच्च शिक्षा के साधन आपको बढ़ाने होंगे, IT सेक्टर डेवलप करना होगा, इसके बाद फिर और जो 5 मिलियन जो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि अर्थ बिना सब शून्य, पैसा रहेगा तो आप क्षेत्र का डेवलप कर पाएंगे। तो जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम इस 5 मिलियन इकोनॉमी तक जाने की जरूरत है, उसका लक्ष्य पूरा करने की जरूरत है। तो चाहे उद्योग हो, चाहे वो पंचायत स्तर पर डेवलपमेंट और ज्यादा करने की जरूरत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, तो राजनीतिक दलों को उसे ईमानदारी से पूरा करने की जरूरत है, और जब आप ये करेंगे तो राज्य की जो आधी आबादी है, नारी शक्ति, उसका बेहतर इस्तेमाल सभी सामाजिक क्षेत्रों में कर सकेंगे, बशर्ते ये राजनीतिक वादा पूरा राजनीतिक वादे जैसा न लगे। तो आपके पास बहुत सारी, आप टेक्नोलॉजी में भी आपको बहुत डेवलपमेंट होने की जरूरत। अभी छत्तीसगढ़ के लोग या तो बेंगलोर जाते हैं, या चेन्नई जाते हैं, या दूसरे महानगरी को रुख करते हैं। IT हब आपको बनाने की जरूरत है।
तो ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर एक वैक्यूम है जिसको भरने की जरूरत है। पीएम आवास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गरीब का मकान का सपना, जिंदगी भर आदमी अपना मकान नहीं बना पाता है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देखिए, गरीब से गरीब वर्ग का, निचली बस्तियों में रहने वाले लोग भी आज 1 BHK मकान लेकर के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो पीएम आवास योजना को और ज्यादा समृद्धि देने की जरूरत है, लेकिन ये तब होगा जैसा कि पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया, कि राजनीतिक अखाड़ेबाजी चलती रही, राज्य का पैसा केंद्र को मिल नहीं सका और छत्तीसगढ़ के लोगों को मकान पीएम आवास मिल नहीं सके। लेकिन अब यह स्थिति बदली है। अब आप हजारों और लाखों लोगों को घर की चाबियां कम से कम दे रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले कार्यक्रमों में देखा। तो एक संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ, बगैर राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक दुराग्रह के आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका जो नारा है कि हमने बनाया था हम ही संवारेंगे, ये निश्चित तौर पर उसी क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनका अपना विजन है, सरकार उनकी कैबिनेट है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जैसे मंत्री हैं इनके पास जो विजनरी हैं, जो पूर्व IAS रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ चल करके सरकार को अपने विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। और निश्चित तौर पर अभी तक जो 2 साल लगभग कंप्लीट होने को आए हैं, लगातार जो चुनाव में विजय मिल रही है, विजन है उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे भी बढ़ रही है। और राजेंद्र तिवारी जी, एक बड़ा विजन यही था कि हम पुनर्वास नीति लाएं जिससे प्रभावित होकर के जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़े। वो जिस तरह से पुनर्वास नीति है वो कितनी ज्यादा प्रभावित कर रही है नक्सलियों को, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हर किसी के मन में ये आता है कि जब नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो आखिरकार उनका फिर कितना योगदान रहने वाला है छत्तीसगढ़ को और ज्यादा समृद्ध बनाने को लेकर के, या फिर बस्तर 2.0 की जब हम बात करते हैं तो उसमें उनका किस तरह का योगदान रहेगा? स्वाभाविक है, जिस प्रकार समर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, अब उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में जो नक्सलवाद उपजा था या पनपा था, उसकी वजह थी पिछड़ापन, बहुत पिछड़ापन की इंतहा। अगर हम अब बस्तर के विकास पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ की समस्याओं के निदान पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि नक्सलवाद फिर से लौटा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि राज्य के विकास के साथ साथ बस्तर के विकास का एक मॉडल तैयार किया जाए, यानी ऐसा मॉडल जो जल जंगल जमीन को प्रभावित न करता हो, आदिवासियों के जनजीवन को भी प्रभावित न करता हो और सबको स्वीकार्य हो, हर एक वर्ग को स्वीकार्य हो। जैसे अभी चल रही थी बात टाटा स्टील प्लांट की, उस समय की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बहुत अच्छी परियोजना थी, लेकिन यहाँ बस्तर वासियों का मानना है कि पहले ये जो इंद्रावती जल समस्या है, जल का पानी की बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप लेने जा रही है। तो नदी जल समस्या जो उड़ीसा सरकार के साथ मतभेद चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से बस्तर को यानी छत्तीसगढ़ को इंद्रावती का पूरा पानी नहीं मिल पाता है, उसका निदान किया जाए। इसी प्रकार विश्व का सबसे अच्छा परमाणु भंडार बस्तर में है, या कहा जाए जो अन्य कुछ देशों में है, वैसा ही परमाणु भंडार बस्तर के कटे कल्याण क्षेत्र में है, जो दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है, जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। अगर परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित कुछ परियोजनाएं चालू की जाए, वो बहुत लाभकारी रहेगा, देश के विकास में बहुत अच्छा आएगा। जंगल पर आधारित, बहुत पहले बस्तर जिले में एक कागज का कारखाना आया था तुमनार में, तुमनार नामक स्थान पर। जब ये आज से 40 साल पहले आया था, और आज क्यों नहीं वो वैसे कागज के कारखाने बस्तर में लगाए जा सकते हैं, बड़े आराम से चल सकता है। तो अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो जो नक्सली मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, बस्तर के लड़के हैं, मुख्य धारा में शामिल हुए, तो उनके हाथों को वांछित रोजगार भी मिलना चाहिए। और वो जब वो रोजगार मिलेगा तो इसका समाज के सभी वर्गों पर एक अलग प्रतिफल नजर आएगा। और बस्तर वासियों का तो यहाँ तक मानना है कि अब नक्सली समस्या का निदान हुआ है, तो नए सिरे से औद्योगिक छत्तीसगढ़ को और मजबूती मिलती हुई इससे नजर भी आने वाली है। और 2 साल जिस तरह से सरकार के रहे हैं, 5 साल का रोड मैप सरकार का क्या रहने वाला है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और कितना बदलता हुआ दिखाई देगा, इसको हम सब देखेंगे, जनता भी देखेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।